नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट बोकारो। यानी जितने भी जैक यानी सरकारी विद्यालय है, सभी जगह पर जो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th और 12th दोनों कक्षा के लिए प्री बोर्ड टेस्ट लिया जा रहा है। और ये प्री बोर्ड टेस्ट जब तक एग्ज़ाम होगी तब तक चलेगा। तो आप सभी के सामने ये ज्योग्राफी पेपर का प्रश्न दिया गया है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं और उसका सही उत्तर क्या होगा। पहला प्रश्न जो दिया गया आप सभी के सामने, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है, यानी कौन सा प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कृषि, मत्स्य पालन, खनन, ये तीनों ही प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ है जो बैंकिंग है और ये तृतीय सेक्टर का एक भाग है। दूसरा सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल पूछा गया है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि। यानी भूमध्य सागरीय कृषि में एक ऐसी जलवायु प्रदेश है जहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो विश्व में ऐसे जितने भी प्रदेश है जहाँ पर ठंडे समय में वर्षा होती है, सभी जगह पर खट्टे रसदार फल लगाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख। तीसरा सवाल है आप सभी के सामने, ये वर्षा जल संरक्षण से संबंधित एक टॉपिक है। नेहरू मेरू कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था। यह नेहरू मेरू कार्यक्रम यानी वर्षा जल को बचाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था और ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाई गई थी। तो दोस्तों आप सभी को ये बताना है अरवारी पानी संसद ये कौन से राज्य में चलाया गया था। वो भी वर्षा जल संरक्षण से संबंधित एक कार्यक्रम था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पहली नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई। तो इसका सही उत्तर है तारापुर। ये 1945 में शुरू किया गया था। दोस्तों आप सभी को ये बताना है कि भारत में ऐसे कौन कौन से केंद्र है जहाँ पर नाभिकीय विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो आप सभी को बताना है। यहाँ पर कॉफ़ी, गन्ना, गेहूँ और रबर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग, गेहूँ, क्योंकि गेहूँ एक खाद्यान्न फसल है, ना कि रोपण फसल। छठा सवाल है राष्ट्रीय जल नीति सबसे पहले किस वर्ष लागू की गई थी। यानी ये भी वर्षा जल संरक्षण से ही संबंधित है और इससे 2002 में लागू किया गया, लेकिन उसमें जो संशोधन किया गया वो 2012 में। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि राष्ट्रीय जल नीति 2002 में लागू की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक माना जाता है। यानी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत तो ऐसे ऊर्जा स्रोत आते हैं जो आने वाले समय में समाप्त हो सकते हैं और जो पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में आपको ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा स्रोत पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर है कोयला, क्योंकि कोयला करोड़ों साल पहले बनी है और उनका हम लोग लगातार निकालते जा रहे हैं और उनको जलाने से कहीं ना कहीं पोल्यूशन फैलता है और वो कोयला एक समय के बाद समाप्त हो सकती है। 8वां सवाल है कि निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। यानी सहकारी कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें कई सारे लोगों का समूह मिलकर के वो एक संस्था बनाते हैं। उस संस्था के बदौलत उन लोग कृषि कार्य को बेहतर तरीके से संपन्न करते हैं और ये काम सबसे ज़्यादा सफल रहा डेनमार्क में। यूरोप का एक देश है, छोटा सा देश डेनमार्क, वहाँ पर सहकारी कृषि से जुड़े सभी लोग काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि तमिलनाडु के किस राज्य से भारत का पहला राज्य बना। यानी तमिलनाडु कौन से कारण से पहला राज्य घोषित किया गया। तो इसका सही उत्तर है छत पर वर्षा जल संरक्षण को अनिवार्य कर देना। यानी तमिलनाडु राज्य के जितने भी लोग हैं, अगर कोई वो घर बना रहे हैं तो घर में ऐसा स्ट्रक्चर उनको बनाना अनिवार्य हो गया है कि वो जब भी वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु के दौरान जो वर्षा जल को बचाया जा सके, तो ये अनिवार्य कर दिया गया। तो इस संदर्भ में तमिलनाडु पहला राज्य घोषित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कि झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। तो आप सभी को पता है कि झरिया झारखंड राज्य में स्थित है और भी धनबाद जिला के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है। तो झूम ऑप्शन में है, लदांग है, फेजेंडा है और मिल्पा है। तो दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ जो 3 ऑप्शन है वो स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का उदाहरण है और एक उदाहरण है जो कॉफ़ी के बागान से जुड़ा हुआ है, वो ऑप्शन नंबर ग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेजेंडा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जल संरक्षण का दीर्घकालिक प्रभाव क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है जल संकट, दूसरा है भूजल स्तर में वृद्धि, तीसरा है मृदा अपरदन और चौथा है सिंचाई में कटौती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, भूजल स्तर में वृद्धि। यानी जब भी आप जल संरक्षण करते हैं लंबे समय तक, कहीं ना कहीं उनसे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि देखने को मिलती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर दिया गया है पहला ऑप्शन में अबरक, दूसरा है लोहा अयस्क, तीसरा है बॉक्साइट और चौथा है कोयला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अबरक, जिसे हम लोग माइका भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न से जुड़ा हुआ है और ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है प्राथमिक क्रियाओं की परिभाषा दीजिए। तो प्राथमिक क्रिया एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति पर निर्भर रहता है, जिसके अंतर्गत आता है फसल लगाना, मत्स्य पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, खनन। ये सारे प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि भूजल स्तर के घटने का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भूमिगत जल का कहीं ना कहीं कम होना अत्यधिक मात्रा में भूजल स्तर को निकालने से जुड़ा हुआ है। और अगर हम अत्यधिक मात्रा में भूजल स्तर को निकालते हैं और उसका पुनर्भरण नहीं करते हैं तो भूजल स्तर में लगातार गिरावट देखने को मिलती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि बॉक्साइट कौन सी धातु बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो दोस्तों बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है और इस धात्विक खनिज से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है धात्विक खनिजों का अर्थ क्या है? यानी क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि धात्विक खनिज का क्या अर्थ है? तो दोस्तों धात्विक खनिज वैसे खनिजों को कहा जाता है जिसमें धातु का अंश मौजूद हो और उस धातु की विशेषता के आधार पर भी उन्हें समझा जा सकता है कि धातु में चमक होती है, धातु बिजली के या करंट के सुचालक होते हैं, धातु में तन्यता होती है, धातु में ध्वनिकता होती है, धातु अधातुवर्धनीयता होती है। इस संदर्भ में भी धात्विक खनिजों का अर्थ को हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये इसमें पूछा गया है कि स्थानांतरित कृषि की 3 विशेषताएं बताइए। तो स्थानांतरित कृषि एक आदिमकालीन निर्वाह कृषि है जो आदिमकाल के लोग अपने स्थान को बदलते हुए कृषि कार्य करते थे, जिसमें उन्होंने पहले जंगल को काट करके जला करके साफ करते थे, फिर खेती करते थे, फिर जब उपजाऊ समाप्त हो जाती थी तो उसको दूसरे स्थान पर फिर उसी तरह का काम करके खेती करते थे। इस तरह स्थानांतरित कृषि को समझा जाता है और स्थानांतरित कृषि की विशेषता यही है कि यहाँ पर सिर्फ स्वयं के निर्वाह के लिए किया जाता है, स्थान को बार बार बदला जाता है। इस तरह इनकी विशेषताएं सामने आती है। तो इसी तरह आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन है लोगों पर संदूषित जल या गंदे जल के उपभोग से क्या संभव प्रभाव हो सकते हैं? तो आप सभी को पता है कि गंदा जल पीने से सभी प्रकार की बीमारियां शुरू होती है। नेक्स्ट है पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप सभी को बताए थे कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत वैसे ऊर्जा स्रोत आते हैं जो कभी न कभी पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और एक समय के बाद वो समाप्त हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे उदाहरण शामिल होते हैं। दूसरा है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जो आने वाले समय के लिए एक ऊर्जा का स्रोत या एक भविष्य की ऊर्जा कह भी सकते हैं, जो पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करता है और जिनका अभी उतना अधिक विकास नहीं किया गया है, जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा जैसे स्रोत शामिल होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों लगाए जाते हैं? यानी बाजारी सब्जी कृषि से तात्पर्य वैसे कृषि से है जो बाजार के आसपास में जो हिंटरलैंड है वहाँ पर लगाई जाती है और ये पेरिशेबल सब्जी जैसे कि जो जल्दी ख़राब होने वाली वस्तुएं लगाई जाती है, क्योंकि बाज़ार कहीं ना कहीं वहाँ पर मार्केट है तो लोग को आसानी से उपलब्ध हो जाएगा सब्जी। दूसरी बात यह है कि उनको मार्केट तक आसानी से पहुँचा जा सके, तो जल्द ख़राब होने वाली सब्जी को लगाया जाता है जिसमें साग सब्जी, टमाटर वगैरह आता है, उनको बाज़ार के निकट ही लगाया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं तक। तो सभी को बाय बाय, जोहार।